ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके समक्ष लेकर आए हैं पत्रिका का 16 से 31 मार्च का अंक, जिसके लगभग सभी समाचारों पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। आज हम बात करते हैं इस अंक के अमृत महोत्सव और पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला की। भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष यह नागरिक सम्मान दिया जाता है। जैसा कि आपको पत्रिका के पिछले अंक में बताया था कि न्यू इंडिया समाचार ने ऐसे ही कुछ पद्म पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जो पिछले कई वर्षों से बिना किसी प्रचार प्रसार और आडंबर के अपनी प्रतिभा के बल पर देश दुनिया में न सिर्फ राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि सनातन संस्कृति और वैदिकता के साथ साथ पुरानी कलाकृतियों को जीवित रखने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के काम में जुटे हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, आपको परिश्रम की ताकत पहचाननी होगी। सच्ची लगन से यदि आप काम में लगे हैं तो देर सवेर आपके काम को सम्मान मिलेगा ही। वर्ष 2023 में घोषित पद्म सम्मान में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो इस बात का जीवंत उदाहरण है। कोई 50 तो कोई 60 वर्ष से अपने अपने क्षेत्र में बिना किसी प्रचार प्रसार के काम में जुटे हैं। पद्म सम्मान पाने वाले ऐसे ही कुछ व्यक्तित्वों से न्यू इंडिया समाचार ने बात की है। ऐसे ही एक पद्म विजेता हैं गुरचरण सिंह। उम्र 87 वर्ष, लेकिन अभी भी जज्बा है मैदान पर प्रैक्टिस कराने का। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। इनके मोबाइल पर हमारे प्रतिनिधि ने कॉल किया तो फोन किसी और ने उठाया। उनसे पूछा कि गुरचरण सिंह जी से बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा 1 मिनट होल्ड करें, अभी मैदान पर लड़कों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर ही ये फोन पर आ गए और कहा, जी बोलिए। हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि इस उम्र में भी इस समय ग्राउंड पर, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। भगवान के आशीर्वाद से शरीर साथ दे रहा है, तो जो क्रिकेट मेरे अंदर बचा है नई जनरेशन को दे रहा हूँ। क्रिकेट ही मेरा जीवन है। भारतीय क्रिकेट टीम को अजय जडेजा, मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना, कीर्ति आजाद, मुरली कार्तिक, विवेक राजदान जैसे क्रिकेटर देने वाले 87 वर्षीय गुरचरण सिंह कहते हैं कि जो मिला बहुत मिला है। सम्मान मिलने में कोई देर नहीं हुई है। इस उम्र में सम्मान मिलने का एक फायदा यह भी है कि काम करने की और ताकत मिलेगी। पद्म सम्मान से पहले इन्हें वर्ष 1987 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1985 से 87 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे। रणजी ट्रॉफी, अंडर 22 और अंडर 19 के खिलाड़ियों को कोचिंग दी। इंडियन रेलवे क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे। दिल्ली के कई स्कूलों में कोचिंग दी है और आज भी बच्चों के साथ 12 से 14 घंटे ग्राउंड पर ही बिताते हैं। एक अन्य पद्म सम्मानित व्यक्तित्व है कपिल देव प्रसाद, जो 52 बूटी के शिल्पकार हैं और आशा रखते हैं कि सम्मान के बाद अब और बढ़ेगा बाजार। बिहार के नालंदा जिले में रहने वाले 68 वर्षीय कपिल देव प्रसाद ने दादा और पिता से जो 52 बूटी का हुनर सीखा, उसे 15 वर्ष की उम्र से ही न सिर्फ स्वरोजगार का एक माध्यम बनाया है, बल्कि विरासत की इस कला को भी संभाल रहे हैं। इन्होंने 125 लोगों की एक टीम तैयार की है, जो इस कला का उपयोग करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि कपिल देव कहते हैं कि इस कला की बारीकी और हुनर को पहचानने वाले लोग कम हैं। मशीनी कपड़े बाजार पर हावी हैं, जिससे 52 बूटी का बाजार कमजोर होता है और उपभोक्ता भी कम होते हैं। हालांकि वह मानते हैं कि जब से इस कला की वजह से उन्हें पद्म सम्मान देने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है, ऐसा लगने लगा है इसके बारे में लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं और इसका बाजार भी बढ़ेगा। कर्मा वांगचू, जो अरुणाचल में शिक्षा संस्कृति के सेवादार थे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाज सेवक कर्मा वांगचू को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कर्मा वांगचू तवांग जिले से वह पहले व्यक्ति थे जो राज्य सरकार में मंत्री बने। हालांकि वर्ष 1994 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान हो या इसके बाद तवांग और आसपास के इलाकों में पिछले 50 वर्षों से समाज सेवा कर रहे थे। इन्होंने इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी की स्थापना की। इनकी मदद से ही तवांग के सीमावर्ती गांवों में 1250 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। वांगचू ने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राज्य की समग्र सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी अथक प्रयास और लोगों की सेवा की। हेमचंद्र गोस्वामी, जिनके बने मुखौटों की प्रदर्शनी विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में लग चुकी है। असम के कला और सांस्कृतिक इतिहास से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए हेमचंद्र गोस्वामी कोई नया नाम नहीं है। गोस्वामी ने पूरे विश्व में राज्य की मुखा परंपराओं को पुनर्जीवित करने
और दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 64 वर्षीय गोस्वामी को वर्ष 2023 का पद्मश्री सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। इन्हें मानव मुख, पशु, पक्षी, देवताओं और राक्षसों सहित विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करके पारंपरिक मुखौटे बनाने में महारत हासिल है। हेमचंद्र गोस्वामी ने वर्ष 1984 में सुकुमार कला केंद्र की स्थापना की। इनकी ओर से 100 से अधिक विद्यार्थियों को मुखौटा शिल्प बनाने में प्रशिक्षण दिया गया है। इनके द्वारा तैयार किए गए मुखौटों की लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शनी लगाई गई। देश के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इजराइल के बच्चों को भी अपनी यह कला सिखाई। इसके अलावा सत्रिया नृत्य और बरगीत संगीत का प्रशिक्षण भी इनकी ओर से दिया जा रहा है। अब बात न्यू इंडिया समाचार के इस अंक में प्रकाशित अमृत महोत्सव की। भारत की आजादी के उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने आजादी के लिए समग्र भारत में जगाई चेतना की मिसाल। आजादी की लड़ाई में मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने प्राण न्यौछावर करने का रास्ता चुना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों पर चलते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को जोड़ने का काम किया और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए पल पल जीने का रास्ता चुना। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी, बल्कि जन जन को जागृत करने का भी काम किया। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे हेमू कालाणी, चारूचंद्र बोस, पंडित काशीराम और हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने अपने बलिदान, त्याग और तपस्या से समग्र भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को चेतना देने का काम किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन पर हथियारों के जखीरे को लूटकर छिपाने के लिए दर्ज हुआ था राजद्रोह का मामला। लोगों के बीच भाईजी के नाम से लोकप्रिय हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कई तरह के अत्याचार के बावजूद वह अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। महज 13 वर्ष की आयु में हनुमान प्रसाद पोद्दार का बाल मन कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कर उठा। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा के बाद जब मां भारती के सपूतों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया तो इस आंदोलन के साथ भाईजी भी जुड़ गए। 16 जुलाई 1914 को उन्हें 3 साथियों सहित राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोप लगा कि इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में मदद की थी। इस समय उनके खास शुभचिंतकों ने भी अंग्रेजों के भय से साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार माने बिना अपनी लड़ाई जारी रखी। इसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जब कलकत्ता आए तो भाईजी उनके संपर्क में आए। महात्मा गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में वह जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले आए। यहाँ वे वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू जैसी विभूतियों के संपर्क में आए। इतना ही नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के लिए कलकत्ता आए तो इन्होंने भी इस कार्य में सहयोग कराया। मुंबई में रहते हुए उन्होंने अग्रवाल नवयुवकों को संगठित कर मारवाड़ी खादी प्रचार मंडल की स्थापना भी की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में होने वाली अशुद्धियों को दूर करने और लोगों को कम दाम पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अपने मौसेरे भाई जय दयाल गोयंतका की मदद से गीता प्रेस की स्थापना की। गीता प्रेस शब्द जहन में आते ही एक तस्वीर उभरकर सामने आती है और मानस को भारतीयता से भर देती है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ जनमानस को उपलब्ध कराने में गीता प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 22 मार्च 1971 को हनुमान प्रसाद पोद्दार का निधन हो गया। पंडित कांसीराम, जिन्होंने देश की आजादी के लिए भारत से लेकर अमेरिका तक किया काम, गदर पार्टी के प्रमुख नेता और देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पंडित कांसीराम का जन्म 13 अक्टूबर 1883 को पंजाब के अंबाला जिले में हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने तार भेजने का काम सीखा और कुछ दिन अंबाला और फिर दिल्ली में तार बाबू के तौर पर नौकरी की। बाद में वह अमेरिका चले गए। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। अमेरिका में पंडित कांसीराम ने आजीविका के लिए ठेकेदारी का काम किया। साथ ही वह भारत की आजादी के लिए काम करने वाले कुछ संगठनों में भी शामिल हो गए और लोगों को प्रेरित करने लगे। अमेरिका में ही पंडित कांसीराम की मुलाकात करतार सिंह सराभा से भी हुई थी। पंडित कांसीराम पर लाला हरदयाल का बहुत प्रभाव था। 1913 में पंडित कांसीराम को गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। जिस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, उसी समय गदर पार्टी ने निश्चय किया कि कुछ लोगों को अमेरिका से भारत वापस भेजना चाहिए ताकि वहां जाकर देश की आजादी के लिए काम किया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत
पंडित कांसीराम भी भारत आए। कांसीराम लुधियाना जिले में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल होने लगे। साथ ही आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ गुप्त बैठक भी करते थे। कहा जाता है कि पंडित कांसीराम और उनके साथियों ने अपने कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मोगा का सरकारी कोषागार लूटने का प्रयत्न भी किया था। इसी सिलसिले में कांसीराम और उनके साथी पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 27 मार्च 1915 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े हेमू कालाणी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश की खातिर बहुत कम उम्र में प्राण न्यौछावर करने वालों में महान क्रांतिकारी हेमू कालाणी भी एक थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर में हुआ था। हेमू देशभक्ति की बातें और महान क्रांतिकारियों की कहानी सुनते हुए बड़े हुए। वह बचपन से ही बहुत निर्भीक और साहसी थे। स्कूल जाने के साथ ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय हो गए। जब वह 8 साल के थे तब उनके जन्मदिन पर ही भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इस घटना का हेमू के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में उन्हें सिंध का भगत सिंह कहा जाने लगा। वह युवा साथियों के साथ गली मोहल्ले में प्रभात फेरियां करते, आजादी के गीत गाते और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिबंधित साहित्य वितरित करते। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो 19 वर्ष का वह युवक अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ इस आंदोलन में कूद पड़ा। इस आंदोलन के दौरान हेमू कालाणी को पता चला कि बलूचिस्तान में रह रहे उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की हथियारों से भरी ट्रेन रोहिणी के सिंध स्टेशन से गुजरेगी। ऐसे में उन्होंने ट्रेन को पटरी से उतारने की एक योजना बनाई ताकि हथियारों से भरी ट्रेन को लूटा जा सके। इस प्रयास के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1943 को फांसी दे दी गई। चारू चंद्र बोस, जिन्हें अपने प्राणों से अधिक प्यारी थी स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में अपना योगदान देने वाले क्रांतिवीर चारू चंद्र बोस का जन्म 26 फरवरी 1890 को खुलना में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके परिवार में देशभक्ति का माहौल था, जिनका चारू चंद्र बोस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वह बाल्यकाल से ही बहादुर और निर्भीक थे। वह दिव्यांग थे और उनके हाथ में उंगलियां नहीं थीं, इसलिए वे दाहिने हाथ से पिस्तौल बांधकर बाएं हाथ की उंगली से ट्रिगर दबाकर पिस्तौल चलाने का अभ्यास करते। सामान्य कद काठी के चारू चंद्र बोस देशभक्ति की भावना और जज्बे से ओतप्रोत थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह युगांतर संगठन से जुड़ गए। वह अनुशीलन समिति से भी जुड़े रहे। इसी दौरान आशु विश्वास नाम का एक सरकारी वकील चारू चंद्र बोस की आंखों में खटकने लगा, जो देशभक्त क्रांतिकारियों को हमेशा सजा दिलाने की ताक में लगा रहता था। ऐसे में उन्होंने मन ही मन उस वकील को सबक सिखाने की ठान ली और इसके लिए योजना बनाने लगे। चारू चंद्र बोस उस वकील पर नजर रखने लगे। एक दिन मौका पाकर उन्होंने फरवरी 1909 को अलीपुर बम मामले में सरकारी वकील आशु विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अदालत में सुनवाई के समय चारू चंद्र ने कहा था, आशु विश्वास एक देशद्रोही था। मैंने उसे मारने का निश्चय कर लिया था। अपने बचाव के लिए किसी वकील को रखने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी। 19 मार्च 1909 को अलीपुर केंद्रीय कारागार में उन्हें फांसी की सजा दी गई। कहा जाता है कि फांसी दिए जाने के समय उन्होंने विजयी भाव से स्वयं अपने गले में फंदा डाल लिया। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि मुस्कान तैर रही थी। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।